मैं ध्रुवपाल दीक्षित आज आपके सामने 21वीं सदी के नव समाज, न्यू सोसाइटी ऑफ 21st सेंचुरी पे चर्चा करेंगे। हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी कभी भी आ सकती है और काफ़ी पहले, आज से 100 साल पहले भी प्रथम विश्व युद्ध के समय एक महामारी आई थी और उसके बाद 100 साल के अंतराल के बाद ये आई। और ये देख रहे हैं आप कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसके कारण हाहाकार मचा हुआ। दूसरी लहर तो अगर हम देखें खतरनाक तो थी भारत में। दूसरी लहर, सेकंड वेव जो है खतरनाक थी, बहुत खतरनाक थी, लेकिन उसने हमको एक सबक भी सिखाया है। इसने बता दिया, इस सेकंड वेव ने हमको एक सबक सिखाया कि दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन कब पलटवार कर बैठेगा और कैसे करेगा ये हम कुछ नहीं जानते। आपको याद होगा, हमसे चूक हुई। मोहम्मद गौरी ने लगातार आक्रमण किए, उसने कभी हार नहीं मानी, पिट के जाता था, अंततः उसने सोमनाथ के मंदिर को 18वीं बार में लूट ही लिया। तो यही गलती हमने कोरोना पहली लहर में हम थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ आर्थिक नुकसान हुआ, सरकार ने करा, हम भी नहीं समझते थे, लेकिन वो हमारे लिए जान माल की हानि नहीं। और वो पहली लहर में हमारी जो लापरवाही हुई, वो जो हमने गलती करी, हमने कोरोना को बहुत हल्का, दुश्मन को बहुत हल्के में ले लिया और उसने, आपने देखा होगा हमारी लापरवाही। इसमें मैं जनता की लापरवाही के साथ साथ सरकार की अनदेखी भी कहूँगा, प्रशासनिक सुस्ती, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की सुस्ती थी। अब आप सोचिए कि एक माह का पीरियड है, 1 से 1.5 माह, 10 अप्रैल से 15 मई के बीच में पूरे भारतवर्ष की हालत क्या हुई थी। पूरा का पूरा हमारी 135 करोड़ की आबादी डर, तनाव और अवसाद में डूब गई थी। न्यूज़ पेपर लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, टीवी चैनल देखना बंद कर दिया। टीवी भी कहीं लाशों के अंबार दिखा रहा है, कहीं भागते हुए मरीज दिखा रहा है, कहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी दिखा रहा है। कुछ भी इतना ज़्यादा था कि लोगों की सांसें जो थीं, सांसों को, व्यक्ति अपनी सांसें संभालने की जगह अपनी सांसों को छोड़ बैठा था, सांसें उखड़ रही थी। इसलिए अब हमें सबक लेना चाहिए। अभी हमने कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ जो संक्रमण दर 25% के आसपास तक पहुँच रही थी कहीं कहीं, वो अब पुनः 2 और 4% पे आई और भी नीचे आएगी। जबलपुर शहर में ही 1000 प्लस हो गए थे आंकड़े प्रतिदिन के, और कल के जो लेटेस्ट आंकड़े आए वो 82 संक्रमित लोग। अब सोचिए कितना अंतर आ गया। लेकिन इसमें ज़्यादा खुश होने या की बात नहीं। तो इसी में आप देखिए कि अब हमारा 21वीं सदी का समाज जो है, अब जो आएगा वो कैसा रहेगा। इससे हमने जो सबक लिया है, तो हमको अपनी दिनचर्या, पूरे समाज की दिनचर्या बदलने वाली है। हमें भी अपनी दिनचर्या बदलना पड़ेगी। समाज में एक नया परिवर्तन, महामारी के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा है। औद्योगिकरण के कारण परिवर्तन आया, तकनीक के कारण परिवर्तन आया, सांस्कृतिक बदलाव के कारण परिवर्तन आया। इस बार महामारी के कारण सामाजिक परिवर्तन, एक और सामाजिक परिवर्तन का कारक हो गया है पेंडेमिक, महामारी। सही है, जब तक हम नहीं सुधरेंगे समाज नहीं सुधरेगा। महामारी के बाद समाज, अर्थात 21वीं सदी का समाज कैसा होगा, इस 21वीं सदी के समाज पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, 21वीं सदी का जो हमारा समाज है, बहुत कुछ आभासी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज होगा, यांत्रिक समाज होगा, तकनीकी समाज होगा। तकनीक से हम संचालित होंगे। भीड़ का जादू समाप्त। अब भीड़ इकट्ठी करना या भीड़ को अपना प्रभुत्व दिखाना, भीड़ के माध्यम से, पावर जो है भीड़ में नहीं रहा। भीड़ को समाप्त कर दिया, भीड़ का जादू नहीं। घर, संस्थानों की संरचना हमको बदलनी होगी। एकल परिवार जरूरी है। अब उपभोग से हमको सदुपयोग की ओर चलना होगा। उपभोग पे जीवन नहीं है। उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग करके हम ज्यादा से ज्यादा परेशानी में फंस रहे हैं। अब हमें उपभोग नहीं, सीमित आवश्यकताओं पे ध्यान देना होगा, सदुपयोग करना होगा। आज हमारे लिए व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। हमको व्यवहारिक ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान, जो आपके बुक्स का जो ज्ञान है वो नहीं, व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि विज्ञान की अनिवार्यता जरूरी है। साइंस खाली साइंस के लिए नहीं, उसको आपको आर्ट्स, कला, विज्ञान
के साथ रखना पड़ेगा। कला की कक्षाओं में, आर्ट्स की क्लासेस में भी आपको साइंस पढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखें ना, विज्ञान के अभाव में क्या हुआ, हमने वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, गांव से ज्यादा, मैं तो उसको बोलूंगा कि वैज्ञानिक ज्ञान होने के बाद भी हम लोग परंपराओं से नहीं हट पाए, रूढ़ियों से नहीं हट पाए, अंधविश्वासों नहीं हट पाए। आप देखिए, कोरोना महामारी के इलाज के लिए स्वयंभू वैज्ञानिक लोग बहुत बने हैं, खुद के डॉक्टर बने हैं। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, हम कहते हैं ग्रामीण परंपरावादी है, पिछड़ा है, शहर तो पिछड़ा नहीं है, लेकिन शहरी जनता सबसे ज्यादा अंधविश्वासी है। हम सभी शहरी लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक में इतनी कोरोना के इलाज दिए हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं था। कोई कह रहा है कि नाक में नींबू का रस डालिए, कोरोना गायब, भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, काढ़े को 2-2, 3-3 हजार पीने को कह रहे हैं। वो एक पोटली में अजवाइन, लौंग और कपूर रख के रखिए, कोरोना नहीं आएगा, आपकी सांस नहीं उखड़ेगी। बहुत से अवैज्ञानिक कारण, कच्ची प्याज शहद के साथ खाइए, कोरोना गायब। और ये जितने टोटके थे, इनका वैज्ञानिक आधार कुछ नहीं था, सिर्फ इनका आधार क्या था, हमारे अंधविश्वास, रूढ़ियां। और बहुत से लोग इसमें भी मौत के आगोश में चले गए। आपका सांस टूट रही है और आप कह रहे हो, सूंघ रहे हो किसको, कपूर अजवाइन की पोटली को, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। बहुत से लोगों को शुरू में ही बुखार, सर्दी, खांसी, दस्त ये लगे, क्योंकि लक्षण थे कोरोना के। ये तय है कि कोरोना 5-6 दिन हमारी आंतों में रहता है, उस वक्त तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो वहां से फेफड़े में चला गया तो फिर वो एकदम बेलगाम हो जाता है, जिसे संभालना बहुत मुश्किल है। और वही हुआ, 5-6 दिन जो शुरू में डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि आप तत्काल जांच कराइए, लेकिन हम गए ही नहीं, हम घर में ही बैठे रहे। और 5-6 दिन का वो जो अंतराल था, कोरोना को हमने अपना दोस्त बना के अपने शरीर में पाला, हमने उसको अपने शरीर में पनाहे दी। और वो फिर इतना खतरनाक हो गया कि हम जब दौड़ रहे थे तब हम भाप ले रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, अजवाइन और कपूर की पोटली सूंघ रहे थे, नाक में नींबू का रस डाल रहे थे, या फिर कच्ची प्याज शहद के साथ खा रहे थे, अरे ये तो ठीक हो जाएगा। और यही अंधविश्वास ने बहुतों की जान ले ली। जब इतना ज्यादा हुआ कि तो घर में ही कोलैप्स कर गए, और कुछ कोई सांसें जब उखड़ने लगी तो फिर हम उसके लिए सिलेंडर, और वो भी देखिए आप, लोगों ने सिलेंडर ले लिए, गैस वेल्डिंग वाले से सिलेंडर। अरे आपको सिलेंडर में जो ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन का लेवल भी तो मालूम होना चाहिए, कितने प्रेशर से देना है। और वही सब निकल रहा है, देखिए, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। मेडिकल शॉप वालों से आपने दवाइयां लेना शुरू कर दी, एजिथ्रोमाइसिन ले रहे, फेविफ्लू ला रहे हैं, कुछ लोग तो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ले आए और सब लगाना शुरू कर दिया। इन नर्स को बुला लाए, वार्ड वाई हॉस्पिटल के लिए, और ये सब घरेलू नुस्खों के साथ वैज्ञानिक इलाज, खुद स्वयंभू डॉक्टर बने, और परिणाम देखिए क्या। तो ये हमको व्यवहारिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान बहुत जरूरी ये करना पड़ेगा हमको। घर में वो नहीं करना है, यज्ञ नहीं करना है, घर में हमको कपूर का धुआं नहीं करना, बल्कि हमको अंधविश्वासों का धुआं करना है। अंधविश्वास को बाहर करना पड़ेगा, अंधविश्वासों को अपने घर परिवार से दूर करना पड़ेगा। ये जितने भी अचूक नुस्खे थे कोरोना के, ये सब अंधविश्वास से भरे थे, इन सबको हमको अलग करना पड़ेगा। और वैज्ञानिक ज्ञान पे, अब आप देखें ना, वैक्सीन पे भी वही हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन तय है कि वो वायरस से ही बनती है, उसकी एंटीवायरस है, अब बोले हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं कराएंगे। अर्थात आप खुद ही नहीं समझते। तो सबसे पहले जरूरी है, गांव नहीं शहर में भी लोगों को विज्ञान की अवेयरनेस बढ़ाना होगी, विज्ञान बढ़ाना होगा। नया समाज हमको वैज्ञानिक समाज करना होगा। मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं लगा रहे हैं, बोले हमको क्या करेगा, मास्क थोड़ी रोकेगा, वो तो हवा से छिन के चले जाएंगे भाई। तो ये सारा अवैज्ञानिकता जो है शहर के हमें दूर करना पड़ेगी। दूसरी चीज, हमको अपने घरों में भी एक कमरा आइसोलेशन का रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत महंगे पड़ते हैं। हम घर में एक कमरा रखें आइसोलेशन, कभी ऐसी स्थिति बने फ्यूचर में, खासतौर से उन बिल्डिंग्स में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 2-2 कमरे के फ्लैट से, वहां समस्या है। एक कमरा आइसोलेशन का आप अलग से बना नहीं सकते। तो ऐसी बिल्डिंग्स की छत में बिल्डर्स को, और वहां पे जो रह रहे हैं
बिल्डिंग अपार्टमेंट वाले, उनको 4-5 कमरे अटैच लेट बाथ के साथ बनाना पड़ेंगे। छत में बना दीजिए आप, तो छत में वो रहेंगे, उनकी देखरेख भी करते रहिए। कभी फ्यूचर में ऐसी स्थिति बनती है, कभी आइसोलेशन की बात आती है बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग में, तो छत में वो लोग रह सकते हैं सुरक्षित, और वहीं पे एक छोटा सा किचन बना के सामान रख दीजिए, तो वो अपना काम कर लेगा। आइसोलेशन रहेंगे तो पूरी की पूरी बिल्डिंग बच जाएगी आपकी संक्रमण से। दूसरी चीज, अभी हमारा मार्केटिंग जो हम करते हैं, खरीदारी करते हैं, सामान को छूते हैं, हाथों से परखते हैं, सूंघते हैं, कपड़े तो पहनते हैं, ये सारी चीजें जो है हमको बदलना पड़ेगी। बल्कि हमारे यूथ ने बदल दिया है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल स्क्रीन में टेक्सचर देखती है और ऑनलाइन बुलाती है, वो नहीं देखती है कपड़ा कैसा है, क्या है, खुशबू आ रही कि नहीं आ रही है, वजन है कि नहीं है, वो सिर्फ रेटिंग देखती है, कंपनी की रेटिंग कितनी है, उस रेटिंग के आधार पे ऑनलाइन सामान मंगा रही है, और उसमें एक्सचेंज भी रहता है, एक्सचेंज कर लेती है। तो वो देखने का, इसमें एक देखिए, आपका घर से दुकान जाने का खर्चा बचा, पेट्रोल का खर्चा बचा, आप घर में ही सब कुछ कर लेंगे। ऑनलाइन डिलीवरी, और धीरे धीरे आज जो हो रहा है पूरा ऑनलाइन क्रय विक्रय होगा। आने वाले दिनों में सभी, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, सबको अपने रेस्टोरेंट ढाबे में आप जाइए, अपने मनपसंद सामान लीजिए और टेक अवे प्रोसेस आपको चलाना पड़ेगी। घर में आके परिवार के साथ बैठ के आप बढ़िया भोजन करिए और लुत्फ उठाइए। तो ये पूरी ऑनलाइन की प्रोसेस में ही सोसाइटी आ जाएगी, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर है। आप एक क्लिक पे आप मैसेज डालिए, आपके मैसेज के आधार पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपके घर आ जाएगा सामान और आपके यहाँ चला जाएगा। एक ये चीज। अब खेत और फैक्ट्री जहाँ बृहद स्तर में काम होता है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा और दूरियां रखना पड़ेगी। एक तो ये ऑनलाइन चिकित्सा कराना पड़ेगी। सामान्य तौर पे हमको हल्का बुखार कुछ होता है, हम डॉक्टर के पास जाते, क्लिनिक में जाना बंद करना पड़ेगा। ऑनलाइन टेलीमेडिसिन होगी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, हाँ, गंभीर बीमारी में आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, स्पेशलाइज के पास जाइए। ये नहीं कह रहा हूं मैं किसी का एक्सीडेंट हो गया वो घर में डॉक्टर से लेके अपने पैर में प्लास्टर बांध रहा है, नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाके बताइए। दूसरी चीज, हमको जितने भी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हमने जब ईवीएम ले आए हैं जिससे आजकल वोट नहीं डालना पड़ा, खाली ईवीएम में टच करके करते हैं, ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को अपनी रैलियों को समाप्त करना होगा। टीएन शेषन की मुझे पुनः याद आ रही, टीएन शेषन ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए थे चुनाव में, उनको ये करना पड़ा। अगर वैसे हैं, चुनाव आयोग को करना चाहिए। अब कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई ईवीएम नहीं होगा, आप सब अपने घर से करिए, सबके पास मोबाइल फोन है और सरकार को सुविधाएं देना पड़ेगी। तो ये जो है लंबी लंबी कतारें लगती, और सारे दलों के लिए रैलियां प्रतिबंधित हो गया। आप आर्टिफिशियल रैली करिए, टीवी पे करिए, मोबाइल पे करिए, लेकिन सार्वजनिक स्थल में फिजिकल भीड़ नहीं होना चाहिए, ये बंद की जाए। ऑनलाइन गेम्स कराइए, ऑनलाइन एग्जाम कराइए। अब कह रहे हैं परीक्षा, ठीक है, परीक्षा होनी चाहिए, बच्चे को बोलिए ना, कई यूनिवर्सिटीज में हुआ है, अपना मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके रखेगा और वो एग्जाम देगा। तो आप देख रहे हैं ना कि चीटिंग तो नहीं कर रहा है, घर में इसको कोई बता नहीं, तो उसके वो रिकॉर्ड बनेगा और टीचर उसको देखेगा 3 घंटे अपने स्क्रीन में, और उसके हिसाब से एग्जाम। तो ये चीज, एक बच्चों की भीड़ से हम बचेंगे। कॉलेज स्कूल में दोनों पैटर्न अपनाना पड़ेगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जहां जरूरत है प्रैक्टिकल विषयों के लिए आप कराइएगा ऑफलाइन, और बाकी चीजें तो आप ऑनलाइन कराइए। बीच बीच में बच्चों को बुलाइए, सिखाइए। तो हमें अपनी आदतें बदलना पड़ेगी। ऑफिसेज वगैरह को भी, कर्मचारियों को अपने ऑनलाइन के लिए दक्ष करना पड़ेगा, स्किल वर्कर रखना पड़ेंगे, जिससे कि ऑफिस का काम, कर्मचारियों का काम जो है घर बैठे हो सके। टेक्नोलॉजी बदलना पड़ेगी। हमको अनावश्यक बाहर निकलने की आदत बदलना होगी। अनावश्यक जो हम घूमते हैं, एक गुटखा लेने चले गए, मित्र से मिलने चले गए, फिर एक 5 रुपए का सामान लेने, ये सारी चीजें बदलना होगी। खरीदारियां सब बंद करना होगी हमको। और अभी भी देखिए, सभी आवश्यक सेवाओं का भुगतान आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, मोबाइल से नुकसान है, हम बिजली का बिल जमा करने जाएंगे, टेलीफोन का बिल जमा करने जाएंगे, नगर निगम के टैक्स जमा कर, भाई ये सब ऑनलाइन करिए ना। बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में भी भीड़ नहीं हो, सब ये कंपलसरी कर दिया जाए कि बिजली का बिल ऑनलाइन नहीं जमा होगा, कैश नहीं जमा होगा,
टेलीफोन का बिल ऑनलाइन जमा होगा, कैश नहीं, नगर निगम, ये सारी सेवाएं आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब कहेंगे कि गरीब आदमी के पास टच स्क्रीन नहीं, मोबाइल नहीं, कियोस्क बने हैं ना, आप कियोस्क में करिए ना। साइबर कैफे जिनके पास वो घर में करे, बाकी साइबर कैफे। एटीएम कार्ड आपको क्यों बुलाए, चेक बुक का झंझट खत्म करिए, बैंक में जाने का झंझट खत्म करिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस जो है 24/7 है, 24 घंटे चलने वाली है। इसमें ना तो सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है, कंटिन्यूशन में चलता है। सभी चीज हमको आभासी जो है निवेश करना पड़ेगा, हमको पूरा अपना व्यापार, पठन पाठन, ये सारी चीज करना पड़ेगी। परीक्षाएं भी अधिकतर आप ऑनलाइन लें तो बेटर होगा। तो जितना गैदरिंग कम होगी संक्रमण से, हम उतना अधिक बच सकते हैं। जहां जरूरी चीजें हैं, जैसे पार्क में घूमना है, लोग अकेले घूमिए, ग्रुप में नहीं घूमिए, तो ये एहतियात या सुरक्षा के साथ करेंगे तो ये हमारी 21वीं सदी है। ज्वाइंट फैमिली में अभी देखिए, ज्वाइंट फैमिली में आपको अपने घरों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण में एक घर में जहाँ ज्वाइंट फैमिली थी, पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है, 20-20, 25-25, 50-50। अब उनके यहाँ सोचिए, सारे लोग संक्रमित हैं, या तो वो लोग खुद बनाए खाएं तो पूरा घर, तो खाना बाहर से आता, कितनी जगह से खाना आएगा, कितना देंगे, तो एक ये बदलाव लाना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया चीज अभी हुई, मैरिज वगैरह में लिमिटेड संख्या कर दी है, वो लिमिटेड करना पड़ेगा। आपको किसी भी मैरिज में 100 से ज्यादा की सहभागिता नहीं दी जाए। बड़े बड़े लॉन जो हैं, इन सब को, लॉन में शादियां हो, हॉल में ना हो, बरसात में हो बाकी समय, और उसमें फैला के कराया जाए, जिससे डिस्टेंस बनी रहे, सोशल डिस्टेंस रहे। 100 में 50 लड़की 50 लड़के के रखिएगा, और ज्यादा उसके ड्यूरेशन भी कम करना पड़ेगा। हमारे खर्च भी बचेंगे, लोगों पे कर्ज भी नहीं लगेगा, और हम संक्रमण से बचेंगे। खाने में भी आपको फिक्स करना पड़ेगा, इससे ज्यादा वैरायटीज नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा इतनी वैरायटी, वो कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग वगैरह भी इसीलिए होती है। तो हमको इन सब चीज़ों से बचना होगा। मृत्यु संस्कारों में जैसे अभी हुआ है, 13वीं वगैरह के जो अनावश्यक खर्च थे लोगों के साथ, परंपरा, हम परंपराओं को खत्म करने की नहीं बात है, आप परंपरा है, लेकिन परंपराओं को बदलाव के साथ आपको चलना होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं 21वीं सदी का समाज है। बच्चों की शिक्षा को आप ऑनलाइन परफेक्ट करिए, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, जिससे बच्चे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी करें, उनका नैसर्गिक विकास हो। बाजार आपको बदलना पड़ेगा, अपने मनोरंजन को बदलना पड़ेगा, अपने व्यापार की प्रणाली बदलना पड़ेगी, अपने खान पान के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमको लोगों से व्यवहार बदलना पड़ेगा, नमस्ते की चीज करना पड़ेगी। और इसके साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं, राजनीतिक दलों को भी अपने चुनावी रैलियां बंद करना होगी, चुनावी रैलियां बंद करना पड़ेंगी। वोटिंग भी घर बैठ के कराइए आप, वोट की भीड़ नहीं, आने वाले चुनाव जो हैं 2024 के, आप घर बैठे वोट डालें, और उसमें कोई वो नहीं, आप घर बैठ के डालिए, आपके घर में होगा तो भीड़ नहीं लगेगी। तो ये कुछ 21वीं सदी का समाज हमारा पूरा आभासी समाज होगा, पर्दे के पीछे का समाज होगा, वैसा समाज नहीं होगा जिसमें भीड़ भाड़ मेल जोल होता था। अब हमको मेल जोल, हमारे संबंध जो हैं अप्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर हमको जीना होगा। ये 21वीं सदी का समाज है जो आपके साथ न्यू सोसाइटी ऑफ 21st सेंचुरी जो है, इस प्रकार से आपको जीवन जीना होगा। जितना हम जीवन को सरलता से जिएंगे उतना ही हम सुरक्षित होंगे।